हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप सभी अच्छे होंगे। जो आज की हमारी वीडियो है वो जो अर्थशास्त्र की 11वीं कक्षा की जो हमारी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर हमारी वीडियो रहेगी। तो इसकी जो फर्स्ट चैप्टर के पहले पार्ट की वीडियो मैंने बना दी थी जिसमें हमने अर्थशास्त्र की अवधारणा को कवर किया था। जो आज की हमारी वीडियो है उसमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व, इस पे फोकस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है बेटा उसमें हम अध्ययन करेंगे कि सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, सांख्यिकी उपकरण और सांख्यिकी का क्षेत्र क्या रहेगा, और लास्ट में सांख्यिकी का महत्व क्या है, कहाँ पे, अर्थशास्त्र में। तो बेटा मैं कोशिश करूँगी कि आपका जो ये वीडियो है ये 20 मिनट्स में कवर हो जाए। अगर ये पार्ट्स हैं हमारे, अगर ये ज़्यादा टाइम लेते हैं तो ये जो वीडियो है ये 2 पार्ट में चली जाएगी, अदरवाइज़ मैं इसको 1 पार्ट में कवर करवा दूँगी। तो टाइम की कंजूसी मैं नहीं करूँगी, मेरा जो मोटिव रहेगा वो आपको अच्छे से समझाना है। तो सबसे पहले चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे पहले हम समझते हैं कि सांख्यिकी क्या है। तो यदि एक सामान्य मनुष्य से पूछा जाए तो वो भी इसका उत्तर देगा कि सांख्यिकी है वो संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है। सूचनाएं जो हमें उपलब्ध होती हैं, हमें जहाँ से मिलती हैं, तो वो किस रूप में होती हैं। एक तो भाषा के रूप में होती हैं, जैसे नॉर्मल कोई स्टेटमेंट दिया हो, या जिसको हम कह सकते हैं एक वाक्य के रूप में होती हैं। लेकिन वो सूचनाएं इस रूप में सांख्यिकी नहीं होती। सांख्यिकी तब होंगी जब वो सूचनाएं संख्यात्मक रूप में हमारे पास उपलब्ध होंगी। और अगर मैं ये कह दूं कि एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो कि राम के पास हर महीने जेब खर्च के लिए 1000 रुपये मिलते हैं, तो ये जो सूचना है वो संख्या के रूप में तो उपलब्ध है, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं बोली जाएगी। सांख्यिकी जो भी तथ्य हैं, जो भी आंकड़े हैं, वो जब औसत के रूप में और समूह के रूप में जब हमारे पास किसी उद्देश्य के लिए अवेलेबल होते हैं तब वो क्या बन जाता है, हमारा सांख्यिकी। तो बेटा ये सांख्यिकी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जब भी हम किसी उद्देश्य के लिए जो भी आंकड़े या सूचनाएं संख्या के रूप में एकत्रित करते हैं तो उसकी कुछ विधियां होती हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से उनके ऊपर हमें कार्य करना पड़ता है, और लास्ट में वो हमारे पास सांख्यिकी के रूप में उपलब्ध हो जाती है या हम उनको तैयार कर लेते हैं। जो सांख्यिकी है बेटा उसका क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसकी वजह से सांख्यिकी को एकवचन तथा बहुवचन के रूप में परिभाषित करना पड़ता है। अब इसको समझने के लिए या सांख्यिकी का एकवचन या बहुवचन रूप क्या है, इसके लिए हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करेंगे। तो स्टार्टिंग में है, आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि सांख्यिकी बहुवचन संज्ञा या बहुवचन रूप में। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ अंकों के रूप में व्यक्त की गई सूचना तथा आंकड़ों से होता है। जब भी हम सूचना को आंकड़ों या के रूप में जब उसको व्यक्त करते हैं तो क्या कहलाएगा, सांख्यिकी का बहुवचन रूप। जैसे जनसंख्या संबंधी आंकड़े या रोजगार संबंधी आंकड़े। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी एकवचन संख्या। एकवचन संख्या कब है? एकवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियाँ। बहुवचन के रूप में क्या था?
कि उसको व्यक्त करना अंकों या आंकड़ों को, और एकवचन के रूप में है वो विधियाँ जिसके द्वारा हम आंकड़ों का संकलन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, विश्लेषण व निर्वचन करते हैं। तो जब हम सांख्यिकी के एकवचन के रूप की बात करते हैं तो वो सारी विधियाँ जिसके द्वारा हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उनके ऊपर कार्य करते हैं ताकि वो हमारे उपयोग के लायक बन जाएं, तो वो सब किस में आएगा? सांख्यिकी के एकवचन के रूप में। नेक्स्ट जो सांख्यिकी है उसकी हम विशेषताओं को समझते हैं कि जो सांख्यिकी हमारे पास उपलब्ध होती है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। फर्स्ट है तथ्यों का समूह। जब भी कोई भी तथ्य या आंकड़े हमारे पास उपलब्ध होते हैं तो तभी सांख्यिकी बोला जाएगा जब वो एक समूह के रूप में उपलब्ध हो। एक अकेली संख्या को सांख्यिकी नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट है संख्याओं में व्यक्त। जो सांख्यिकी है बेटा उसको संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। जैसे गुणात्मक तत्व, जैसे उनको गुणात्मक तत्व क्या हुआ? जैसे छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, तो ये सब क्या है? सूचनाएं तो हैं, लेकिन ये सांख्यिकी नहीं बोला इनको जाएगा क्योंकि इनको हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है अनेक कारणों से प्रभावित। जब भी कोई संख्यात्मक सूचना हमारे पास उपलब्ध होती है उसके ऊपर अनेक कारणों के द्वारा वो प्रभावित होती है। तो जैसे एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि कीमत में वृद्धि का कारण यदि हम जानने की कोशिश करें तो उसमें कई वजह निकल के आएंगी। वजह ये हो सकती है कि उस वस्तु की पूर्ति में कमी हो गई है, मांग में वृद्धि हो गई, बिजली में कमी हो गई है। बिजली में कमी का, अब आप ये सोचोगे कि बिजली में कमी का वस्तु की कीमत में वृद्धि का पर क्या फ़र्क पड़ा या क्यों पड़ा? क्योंकि बेटा जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इन सब संसाधनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक किसी भी वस्तु या किसी भी सांख्यिकी के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो अनेक कारणों से पड़ता है। नेक्स्ट है उचित मात्रा में शुद्धता। तो इसका मतलब क्या है बेटा? जब हम सांख्यिकी एकत्रित करते हैं, जब भी हमें किसी उद्देश्य के लिए हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो हमारे पास वो उचित मात्रा में शुद्ध होने चाहिए। और ये शुद्धता का भी कई वजह से प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स हैं, वो संसाधन हैं, वो किस रूप में उपलब्ध हैं, या फिर जो हम जिस पे भी रिसर्च करना चाहते हैं, जिससे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसका आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो इन सब बातों पे भी निर्भर करता है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो उचित मात्रा में शुद्धता का उनका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है एक दूसरे से संबंधित रूप में होना। तो इसका मैं बेटा फिर एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे राम की आयु 40 वर्ष है, मोहन की लंबाई 5 फुट है, सोहन का वज़न 60 किलो है। तो इसमें एक व्यक्ति की आयु का जिक्र किया गया, दूसरे की लंबाई का, तीसरे की वज़न का। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जो भी सांख्यिकी हम एकत्रित करते हैं, जो भी आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो एक दूसरे से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट है पूर्व निश्चित उद्देश्य। तो इसका मतलब ये है बेटा कि जब भी हम सांख्यिकी या संख्याएं, जो सूचनाएं जो संख्या के रूप में होती हैं, उनको जब हम इकट्ठा करते हैं या आंकड़े जिसको बोल सकते हैं, तो उनके लिए कोई निश्चित उद्देश्य होता है। जैसे कि अब भारत की जो जनगणना है वो 10 साल बाद में होती है। जैसे लास्ट जो जनगणना हुई थी, जनगणना क्या होती है कि जो हमारे देश में कितने व्यक्ति रहते हैं, तो उन सब की गणना करना
जनगणना कहलाता है। तो हर 10 साल बाद में क्या होती है, जनगणना होती है। तो जो पिछली जो जनगणना हुई थी बेटा, तो वो 2011 में हुई थी। अब जो जनगणना है वो 2021 में होनी है। तो ये जो इसका मतलब ये है कि जो आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे तो उसका एक उद्देश्य है। तो जब जनगणना संबंधित आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं तो उसके अंदर एक साथ कई उद्देश्य पूरे होते हैं। नेक्स्ट है गणना या अनुमान। तो गणना का मतलब होता है बेटा गिनती करना। अनुमान का मतलब एक हम जैसे कोई पूछ ले कि भाई आपके गांव में जो कितने जो स्ट्रेंथ है, कितने लोग रहते हैं, तो एक आप आइडिया सा लगा लें कि भाई 2000 हैं, 2500 हैं। बेटा नेक्स्ट है गणना या अनुमान। जब आंकड़े छोटे रूप में हों यानी कि कम हो तब हम गणना विधि का प्रयोग करते हैं, और जब संख्या बड़ी हो तो हम उनका अनुमान लगा के बताते हैं। नेक्स्ट है व्यवस्थित रूप में संकलित। जब भी हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तो उनको जब संकलित करते हैं तो एक पूरे व्यवस्थित रूप में करते हैं, क्योंकि जब आंकड़े अव्यवस्थित रूप में होंगे तो उनका जो अनुमान है वो भी इतना स्पष्ट नहीं होगा, इतना निष्कर्ष उनके सही नहीं होंगे। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव डाटा और दूसरा है क्वालिटेटिव डाटा। इसको हम मात्रात्मक आंकड़े बोलते हैं और इसको हिंदी में हम गुणात्मक आंकड़े बोलते हैं। अब हम इन दोनों के फ़र्क को समझना है कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो आय, निवेश तथा व्यय जैसे मात्रात्मक चर हैं जिन्हें संख्यात्मक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कोई भी आंकड़े जिनको हम संख्या के रूप में अगर व्यक्त कर सकते हैं तो वो क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक आंकड़े कहलाते हैं। व्यक्तियों की IQ व सुंदरता आदि को अंकों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसको रैंक दी जाती है। जैसे किसी का इंटेलिजेंस लेवल है, बुद्धि का लेवल है, या सुंदरता आदि जैसी चीज़ें हैं, तो उनको हम आंकड़ों में व्यक्त नहीं कर सकते बल्कि रैंक दी जाती है। रैंक कैसे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इत्यादि। तो इस तरीके के आंकड़े जिनको हम रैंक में व्यक्त करते हैं उनको हम संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उनको क्वालिटेटिव या गुणात्मक आंकड़े बोला जाता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा सांख्यिकी अध्ययन की अवस्थाएं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं सांख्यिकी के रूप में तो उनको सांख्यिकी बनने के लिए, आंकड़ों को सांख्यिकी बनने के लिए विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब ये अवस्थाएं कितनी रहेंगी हमारी, तो आंकड़ों को 5 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। तो सांख्यिकी के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जब हमें किसी भी समस्या के लिए कोई रिसर्च करनी है, कोई शोध वगैरह करना है, आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों का कलेक्शन यानी कि आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। सेकंड रहेगा आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो बेटा एक मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप लोग जब स्कूल में आते थे, अब कोरोना काल है, अब तो काफ़ी समय से बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे, तो जब सुबह प्रेयर टाइम होता है तो प्रेयर के समय जब बच्चे एक व्यवस्था में, एक व्यवस्थित ढंग से खड़े हो जाते हैं लाइन में, इक्वल डिस्टेंस वगैरह के साथ, तो इसी तरीके से आंकड़ों को भी एक व्यवस्था में लगाया जाता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। तो आंकड़ों को ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में, तालिका के रूप में क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। क्यों प्रस्तुत किया जाता है? ताकि आंकड़े आसानी से समझने के लायक बन सके। नेक्स्ट है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए हम औसत या प्रतिशत की सहायता लेते हैं। तो किसकी सहायता लेते हैं? औसत की या प्रतिशत की। तो जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि अब
ऐसे बोला जाए कि लास्ट ईयर जो 12वीं क्लास थी तो उसने औसत कितने विद्यार्थी पास हुए और इस साल औसत कितने विद्यार्थी पास हुए। तो ये सब क्या होता है, आंकड़ों के विश्लेषण के काम आता है। नेक्स्ट है आंकड़ों का निर्वचन। तो आंकड़ों का निर्वचन किस लिए किया जाता है कि इस अवस्था में जो ये स्टेज 5 है, इसमें पहुंचने के बाद में हम जिस उद्देश्य के लिए हमने आंकड़े एकत्रित किए थे तो हम उस विश्लेषण पे पहुंच जाते हैं। अब ये था हमारी जो सांख्यिकी के अध्ययन की क्या थी, अवस्थाएं। तो हमारे पास ये बेटा कितनी अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट अब हमें ये तो पता चल गया कि आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उनका विश्लेषण किया जाता है और निर्वचन। तो अब इनके लिए कुछ ना कुछ उपकरण, औजार तो ज़रूर रहा होगा जिसके द्वारा इन आंकड़ों को, इन सब अवस्थाओं के लिए हमें ज़रूरत पड़ी होगी। मान लो कि जैसे हमें अगर दीवार पर एक कील लगानी है तो उसके लिए हमें एक हैमर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैमर हमारा क्या रहेगा वहाँ पे, टूल, उसको क्या बोला जाएगा, टूल। तो इसी तरीके से जब हम सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संकलन, जो हमारी स्टेज कौन सी रहेगी, फर्स्ट। तो इसमें हम कौन से टूल का उपयोग करेंगे, तो फर्स्ट है सेंसस एंड सैम्पलिंग। तो ये जो दो टूल्स हैं, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, आंकड़ों का संकलन। नेक्स्ट है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण। तो आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करने के लिए हमें आंकड़ों का विन्यास तथा मिलान रेखाएं, इंग्लिश में इनको बोलते हैं एरे ऑफ डाटा एंड टैली बार। तो बेटा इसका प्रयोग करके हम आंकड़ों को क्या करते हैं, व्यवस्थित एक व्यवस्था में उनको लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। अब जैसे आपने कुछ बनाया, कोई मॉडल वगैरह बनाया, तो आप उसको प्रस्तुत करते हो, दिखाते हो, तो कुछ ना कुछ एक अच्छा तरीका होगा उसके लिए। तो इसी तरीके से आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं, टेबल है, ग्राफ है, डायग्राम है। तो इसके द्वारा हम आंकड़ों को एक बेहतर ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों के विश्लेषण में हमारा एवरेज आता है, परसेंटेज आता है, कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह। तो इसके द्वारा हम आंकड़ों को क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का निर्वचन। तो आंकड़ों का निर्वचन करने के लिए उनकी औसत या प्रतिशत की हम डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी जो आंकड़े हैं एक दूसरे से जो प्रभावित होते हैं, तो उनकी डिग्री के माध्यम से उनको हम समझते हैं। तो बेटा ये था आज का वीडियो, क्योंकि अगर इस वीडियो को, इस पूरे चैप्टर को अगर इसी ही वीडियो में मैं कवर करवाऊँगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट जो रहेगा वो सांख्यिकी का क्षेत्र रहेगा, और उसके बाद में हम जो सांख्यिकी की सीमाएं हैं उसको समझेंगे और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को समझेंगे। इसके बाद में जो बेटा इस चैप्टर पे जो वीडियो रहेगी, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। एक अलग से सेपरेट वीडियो रहेगी है, जिसमें ये हमारे MCQs रहेंगे या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और ट्रू फॉल्स। तो ये सब एक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। और उसके बाद में जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, तो उसकी एक वीडियो बनाऊंगी। तो बेटा ये जो चैप्टर है हमारा, ये लगभग 3, 2, 5 वीडियो में कंप्लीट होगा। और इसका उद्देश्य बेटा यही है मेरा कि स्कूल से दूर होने के बाद में भी आप कोई दिक्कतें फेस ना करें। ओके बेटा।